हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी सदैव स्वस्थ बने रहें, अच्छे से रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। चलिए वीडियो चालू करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी। फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने विद्युत क्षेत्र तक डिस्कशन कर लिया है। देखा जाए तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तक हम पहुंच चुके हैं। कूलाम का नियम इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि पूरी स्थिर वैद्युतिकी का बेस है, पढ़ चुके हैं। दूसरा विद्युत क्षेत्र, लास्ट पॉइंट तक हमने वो भी क्लियर कर लिया है। आज हम विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा आगे की ओर एलैबोरेट करेंगे। वहाँ पर मतलब लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को समझा था। अब हम पढ़ेंगे कि यदि किसी निकाय में एक से ज़्यादा आवेश हैं तो फिर विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की जाएगी। तो टॉपिक जो है वो है बहुल आवेशों के निकाय। टॉपिक हमारे पास में है बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। मैं आप सभी को हर बार कहता हुआ आया हूं, आपको चाहे इंग्लिश नहीं आए लेकिन कम से कम पॉइंट इंग्लिश में ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये आपकी ही आगे मदद ज़रूर करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि देखिए समझिए, इंग्लिश सभी को आती है, ऐसी कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है जितनी कम से कम हिंदी और संस्कृत है। आप सोचिए 10वीं में संस्कृत पास करके आए हैं और संस्कृत से टफ लैंग्वेज संसार में कोई नहीं हो सकती। हमें वो बहुत ईजी लगी थी हमने जब पढ़ा था। तो इंग्लिश तो भाई बहुत सिंपल है उसके कंपैरिजन में। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस या ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस या फिर मल्टीपल चार्जेस, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है टास्क। आपको क्या करना है, कोई भी एक निर्देशांक पद्धति ले लो। मैं इस समय द्विमीय निर्देशांक पद्धति के तरीके से काम कर रहा हूँ, आप त्रिविमीय में भी काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ये मूल बिंदु O होगा, इसको लेट सपोज कीजिए x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए। वैसे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर हमने माना कि एक बिंदु आवेश है, लेट सपोज कीजिएगा वो Q1 है। एक अन्य आवेश और है जो कि Q2 मान लिया। ऐसे ही यहाँ पर एक और आवेश है Q3 मान लिया, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर एक अंतिम आवेश मान लीजिए निकाय का Qn वाला आवेश है, ठीक। इन सभी के स्थिति सदिश लिखूं तो R1 R2 R3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R1 R2 R3 लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ काम करना नहीं है। और यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या करेंगे? देखो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सभी को पता है, सदिश राशि है। तो फिर इस P बिंदु पे इन सभी आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो हम बोलेंगे पहले तो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र निकालो सदिश रूप में, फिर Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र निकालो सदिश रूप में, फिर Q3 के कारण निकालो, और ऐसे ही सभी के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में निकालो। चूंकि सदिश राशि है तो फिर परिणामी जो वैल्यू है, लास्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या होती है? सदिश योग होती है। आपको एंड में जाके सदिश योग कर देना है उसका, और कुछ नहीं है। अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो देखिए Q1 के कारण प्लस का आवेश था, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। और ये हमने लिखा E सदिश। Q1 के कारण है, इस वाली दूरी को आप सभी को पता होगा R01 बोल सकता हूं मैं, अगर ये नॉट बोल दिया जाए, यहाँ पे Q0 परीक्षण आवेश मान लिया जाता तो, ठीक है। ये यहाँ पे सदिश लगा दो और एक R01 यहाँ लिख दीजिए, सॉरी E01 यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? ऐसा, इसे लिखेंगे E02। फिर Q3 के कारण कैसा होगा? आपकी तो स्केल से बहुत सीधी लाइन जाएगी, मेरी इतनी नहीं जा रही होगी, E03। और ये Qn के कारण E0n,
ठीक है, सारे के सारे सदिश में हमने देखे। ये अगर मैं दूरियों की बात करूं, इन दूरियों की अगर हम बात करें तो ये जो दूरियां लिखी जाएंगी R02 सदिश, R03 सदिश और लास्ट वाली R0n सदिश लिख सकते हैं। ऐसा क्लियर है ये बात। क्या करना है बच्चों, अगर उस P पॉइंट पे परिणामी विद्युत क्षेत्र देखना है तो हम बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखो क्या करना है, हमने लिखना है कि माना किसी निकाय में कोई बिंदु P है जिस पर Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से, हमने कूलाम के नियम में भी अध्यारोपण का सिद्धांत यूज किया था अगर आपको याद हो तो, है ना। तो हमने लिखा अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से। और अब डायरेक्ट काम करो भाई, वैसे भी डेरिवेशन एग्जाम के अंदर आती नहीं है। क्या होगा भाई, उस P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, E रिजल्टेंट जो होगा, वो समस्त विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के तुल्य होगा। ये बात ध्यान में रखिए, E0n। ठीक, अभी हम निकाल सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्या था भाई, के मूल आवेश कौन सा है, Q1 डिवाइडेड बाय दूरी R01। तो ये R01 का क्या स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे R01 और उसके ऊपर क्या लगा दो, कैप। आप चाहें तो K की जगह क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, निर्वात को प्रदर्शित करने के लिए। ऐसे ही आगे वाले के लिए क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो K हो गया। इसके लिए मूल आवेश कौन सा था, Q2 था, और दूरी देखो R02 थी, तो हमने लिखा R02 और उसका क्या स्क्वायर, और दिशा बताने के लिए R02 और उसके ऊपर कैप लगा दो। फिर E03 देखो, ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर Q3 आवेश है डिवाइडेड बाय दूरी R03 है, देख लीजिए डायग्राम में वही है, और यहाँ पर R03 का क्या, कैप। और अंतिम आवेश के लिए देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर nवा आवेश था, दूरी R0n है, उसका वर्ग करो, और यहाँ पर R0n का कैप। यही है, सिंपल सा। फिर क्या करते थे, जो चीज कॉमन दिख रही है उसको कॉमन उठा लो, तो आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में है, इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Qn। R भी देखोगे तो R में भी चेंजेस दिखाई देगा, है ना। तो हमने देखा कि सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फिर क्या बच गया भाई, ब्रैकेट के अंदर लिखो, क्या होगा देवताओं, ये होगा Q1 डिवाइडेड बाय R01 का स्क्वायर और R01 कैप। ठीक है, फिर Q2 डिवाइडेड बाय R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। फिर Q3 डिवाइडेड बाय R03 का स्क्वायर और R03 का कैप, डॉट 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 लास्ट वाला देखो, Qn डिवाइडेड बाय R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, गौर कीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका, यहाँ पे यही तो बच रहा है, ये उतार दिया, यहाँ पर यही तो बच रहा है, उतार दिया, इसमें ये बच रहा था, ये उतार दिया, इसमें ये बच रहा था, ये उतार दिया। ठीक है, जो बच गया उसको उतार दिया। अब आपको पता है इस तरीके के फॉर्मेट को हम एक तरीके से लिखते हैं समीशन वाले पद में,
लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ठीक। तो हमने लिखा अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र ई रिजल्टेंट क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो ऐसा का ऐसा। अब समीशन लगाओ यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे देखो Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे Q है, तो हर बार Q तो आ रहा है, लेकिन इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, चेंज होता जा रहा है। तो हमने लगा दिया QI, ठीक है। और I की वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है, तो हमने बोला I है और I की वैल्यू कहाँ से चल रही है, 1 से कहाँ तक चल रही है, N तक चल रही है, ठीक है। तो हमने लिखना है I की वैल्यू 1 से चलेगी और एंड में कहाँ पर, N तक जाएगी, ठीक। QI हो गया। नीचे देखो R01, R02, R03, गौर कीजिए R0 तो हर में है, सभी में R0 है, लेकिन ऊपर 1 था तो इधर भी 1 है, ऊपर 2 था तो इधर भी 2 है। इसका मतलब अगर ऊपर I है तो यहाँ पर भी क्या है, I आएगा। स्क्वायर था नहीं था, ये स्क्वायर लगा दिया। फिर ये और ये एक जैसे ही है, तो हमने लिखा R0I, ये I लिख रहा हूँ भाई, ठीक। और उसके ऊपर क्या लगा दो, कैप लगा दीजिएगा। बताओ भाई समझ में आया क्या परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब वापस से एक ही बात, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन क्या आता है फिर एग्जाम में, हम बोलते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसके ऊपर क्या मिलेंगे हमें, न्यूमेरिकल। तो हम वो न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों आज, समझ रहे हो मेरी बात को। तो पहले इसको उतार लो, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अगर सदिश में देख रहे हो तो सदिश योग ही करना है, ठीक है। अगर सदिश में लिख रहे हो तो सदिश योग ही करना है। मैं एक बार वीडियो को चेक कर लेता हूं कि क्लैरिटी ठीक तो है, पता चले क्लैरिटी ही नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए यहां तक तो बहुत सही दिखाई दे रहा है, वीडियो के अंदर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑलराइट, उतारें इसे जल्दी से। फिर आपकी बुक के एग्जाम्पल करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। आपकी बुक के 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.8 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एंड एग्जाम्पल नंबर 1.9, 1.8 एंड 1.9, इन दोनों एग्जाम्पल्स को अपन सॉल्व करेंगे। उतारो इसे, या फिर क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा। एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, जैसा पढ़ा रहा हूं, प्लीज ऐसा का ऐसा उतार लीजिएगा। और चैप्टर जैसे ही एंड हो जाए न्यूमेरिकली भी, ठीक है, जैसे ही चैप्टर एंड हो जाए तो प्लीज उसकी अच्छी सी फोटो खींच करके मेरे को भेज दीजिएगा, या PDF फाइल बना करके अगर आप भेज सकें तो बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं बोर्ड पे बहुत सारा काम आपको करवा दूंगा और ऐसा का ऐसा ही आपको नोट्स में उतारना है, कहीं कोई कमी नहीं होगी इनमें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1.8 डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये सवाल, बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2×10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है, और चित्र बता रखा है उन्होंने, चित्र दे रखा है 1.13a जैसा आपको दिखाई भी दे रखा होगा डायग्राम के अंदर, ठीक है। फिर क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा को उत्क्रमित कर दी जाती है तथा कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है, ठीक है। और अब आपको कोई दूसरा चित्र दिया हुआ है 1.13 और बी में देखिए आपको दिखाई देगा, पहले वाले में माइनस का ई लिखा हुआ है, दूसरे वाले में प्लस का ई लिखा हुआ है, ठीक है। आप विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या कर दी गई है, चेंज कर दी गई है। पहले वाले में माइनस ऊपर था, अब दूसरे वाले में प्लस ऊपर है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में कितना समय लग रहा है और प्रोटॉन को नीचे आने में कितना समय लग रहा है, ये पूछ रहा है। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। आपको जो भी पता चले, जो भी समय लगे या जो भी त्वरण आए, उसकी तुलना आपको किससे करनी है, गुरुत्व से करनी है, कि गुरुत्वीय त्वरण से उसका क्या लेना देना है, ठीक है। जब वो नीचे गिरेगा तो गुरुत्वीय त्वरण को हमें यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये भी सवाल ने पूछा है।
चलिए देखिए सवाल को समझते हैं, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं तो इजी हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट तक तो डायग्राम ही आएगा, यहां से सॉल्यूशन चालू करता हूं मैं। देखिए वैसे तो आपको डायग्राम दिखाई दे रखा होगा, लेकिन मेरे को बनाना ही पड़ेगा। ये ऐसा है, फर्स्ट टास्क कर रहा हूँ, वो एक छोड़ दीजिएगा। माइनस 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 माइनस, ऊपर 5 बनाए तो इधर भी 5 ही बनाऊंगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी पहले तो वो समझिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताई थी कि धनात्मक आवेश की गति की दिशा पहला, दूसरा प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। हमारे दिमाग में हम क्या रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा हम प्लस से माइनस की ओर होती है, और एग्जाम में लिखने के लिए क्या होगी, धनात्मक परीक्षण आवेश की गति की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो प्लस से माइनस की ओर, तो विद्युत क्षेत्र समझिएगा, वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ठीक है। मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बता रहा हूँ कि ये विद्युत क्षेत्र है, ध्यान में रखिएगा। ये किस लिए, ये तीर के निशान क्यों बनाई है मैंने, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये ऐसा एक माइनस का इलेक्ट्रॉन है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन का आवेश तो माइनस का ही होता है, ठीक। थोड़ा गौर कीजिएगा बच्चों, क्या गौर करना है, वो बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेगा, तो बिल्कुल सही बात है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की ओर गति करता है, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, ये कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, मतलब लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो विद्युत क्षेत्र अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन की गति विपरीत ही होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। क्लियर है ये बात, डन हो गया। चलिए काम पता चल गया, चलो तो ये ध्यान में रखिएगा। अब गौर कीजिए वो क्या बोलना चाहता है, वो ये बोलना चाहता है कि दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। समय ज्ञात करना है, तो पहले तो दूरी देखो कि दूरी कितनी, तो हमने बोला ये दूरी पता होनी चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है एस, ठीक। डिस्टेंस को ऐसे लिखते हो ना, 11वीं पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ठीक। हाँ, इस बुक की मानूं तो एस की जगह वो क्या यूज कर रहा है, एच यूज कर रहा है, और इसकी जगह कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, 1.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या, एस की वैल्यू दे रखी है देवता ने, बहुत बढ़िया है। और क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण दे रखा है, विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की घात 4, 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम, ये दे रखा है। दो चीजें हमें दे रखी है, बहुत बढ़िया भैया। और समय निकालना है। देखो ये एक तरीके की रेखीय गति है, इस बात को और ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो आ रहा है, रेखीय गति है, तो रेखीय गति के सूत्र दिमाग में दौड़ाओ और हमें टी निकालना है। सूत्र निकालो रेखीय गति के अंदर, ठीक है। समय के लिए, तो समय के लिए सिर्फ 2 ही सूत्र यूज हो सकते हैं। पहला सूत्र क्या था, v = u + at। क्या भाई, v = u + at। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया गया 1.5 सेंटीमीटर के लिए, तो फिर u का मान तो 0। चलो बहुत बढ़िया, चलो मैं इस सूत्र का फॉर्मूला मतलब यूज करता हूं, तो v बराबर 80 हो जाएगा। तो t बराबर क्या भाई, v/a। यहाँ पे तो रामायण अटक गई, ना तो मेरे को उसका अंतिम वेग पता है, ना ही मेरे को उसका त्वरण पता है, दोनों ही चीजें नहीं पता, तो मेरे लिए ये सूत्र क्या है, यूजलेस है। दूसरा सूत्र समझिए, s = ut + ½ at², ठीक है, यही तो है। चलिए s मेरे को पता है कितनी दूरी तय कर रहा है, 1.5 सेंटीमीटर सवाल में दिया है। ut तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि u 0 था, ठीक। ½ at², t तो मेरे को ज्ञात करना है, ये a अज्ञात है। अगर मेरे को गलती से a पता चल जाए, गलती से क्या हम निकालेंगे, ठीक है, अगर मेरे को a पता चल जाए, s दिया हुआ है, a मैं निकाल लूं कैसे भी, तो बताओ t निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। इस पहले वाले में तो ना तो v पता था ना a पता था, चलो मैं a तो कैसे ना कैसे करके निकाल ही लेता, लेकिन भैया v नहीं पता, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, लंबा केस चला जाएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक। निकाल सकते हैं वी भी, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हैं वी भी, लेकिन फिर 3 फॉर्मूले सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, s = ut + ½ at², t को ज्ञात करने के लिए। उसके लिए मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है, त्वरण की, एक की, ठीक है। चलो वो ज्ञात करते हैं, सबसे पहले त्वरण को ज्ञात करते हैं बच्चों।
हाँ भाई, त्वरण देखिए, तो जब आप देखें तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये नीचे की ओर गिर रहा है तो इसके लिए हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रॉन पर बल F इज इक्वल्स टू क्या होता है, QE होता है। परिमाण में ही काम कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। वैसे भी दिशा तो विपरीत ही है, मेरे को तो त्वरण चाहिए। और F बराबर क्या होता है, MA होता है। MA बराबर क्या, Q इंटू E। तो फिर A बराबर क्या हो गया, QE में किसका भाग लगाओगे, M का। डन हुआ। इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज A और इलेक्ट्रॉन का त्वरण लिखा जाए, ठीक है। आवेश इलेक्ट्रॉन का E लिखा जाता है, विद्युत क्षेत्र E है, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम ME लिखते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है, कितना देवताओं, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। सभी को पता है इस दुनिया में, ठीक है। चलिए, त्वरण निकलेगा क्योंकि E मेरे को पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। कैपिटल E दिया हुआ है, ME मेरे को पता है। बताओ भाई, AE निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा देवताओं, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार के लिए, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों कर रहा हूं वो और बताऊंगा मैं। देखिए, तो ये हुआ 1.6 गुणा 10 की घात -19, कैपिटल E का मान जो दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 4 डिवाइडेड बाय ME 9.1 गुणा 10 की घात -31। कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूं, देखें पॉइंट से पॉइंट की रामायण को तो हटा दो, ठीक है। फिर 16 दूना क्या, 32, 16 दूना 32 हो गया, ऊपर 32 और नीचे 91 है भाई, ठीक। चलो गुणा देखो घात में, चलो ये 10 की घात 19 और ये 4 देखोगे तो माइनस का 15 बैठेगा, माइनस का 15 यहां से देखूं तो नीचे जाके तो प्लस का 15 हो गया, कितना बचेगा, माइनस का 16, ऊपर जाते ही प्लस का 16, 10 की घात 16, ठीक। गौर कीजिए, समझना आप इस चीज को, मेरी बात को तसल्ली से समझो। AE इतने 32 में 91 का भाग तो लगा ही लोगे क्या, आप देखेंगे कि ये 0.3 से थोड़ा सा ही कम आएगा, करके देख लेना, क्योंकि 3/9 आ रहा है, 1/3 0.3 होता है, तो ये लगभग 0.3 से थोड़ा सा ही कम है, ठीक है। ये आएगा 0.29 या 0.28 आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। मैं आगे की बात कर रहा हूं, 10 की घात 16 मात्रक क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक यही है, ठीक। उसने एक सवाल पूछा है क्या भाई, कि इसके गुरुत्व के, मतलब इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे भाग को आप गुरुत्व से तुलना कीजिए। तो जब मैं गुरुत्व से इस पूरे भाग को तुलना करता हूं तो गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन में गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है क्या। तो अगर आवेश मुक्त रूप से कहीं गिर रहा होता तो उसका त्वरण होता इतना, अब भी वो विद्युत क्षेत्र में गिर रहा है तो उसका त्वरण है भैया कितना, 10 की घात 16 में 10 की घात 15 मान लो, ठीक है। यहां 10 की घात 15 ही है और ये बेचारा पूरा सा 10 बन रहा है, कितना ज्यादा है, 10 की घात 14 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो आप गौर करेंगे कि जब हम इस गति की बात कर रहे हैं तो इस गति में जो इलेक्ट्रॉन के पास में त्वरण होता है वह गुरुत्वीय त्वरण से क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए जब भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश की गति की बात की जाती है तो फिर हम गुरुत्वीय त्वरण को यूज नहीं करते। बताओ क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण तो बहुत कम है। अरे कहाँ 10 की घात 15 या 16 और कहाँ सिर्फ अकेला 10 है, कोई तुलना है क्या इसकी, बेचारा दिखेगा भी नहीं। मेरी बात को समझ रहे हो, ये इतना ज्यादा कम है कि इसको लेना ही व्यर्थ है, फालतू में कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे हम, ठीक है। बात समझ रहे हो, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण को क्यों नहीं लिया गया, तो हम बोलते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वास्तविकता में बहुत कम होता है, किसकी तुलना में, विद्युत क्षेत्र में जो आवेशों की गति होती है उसमें जो त्वरण होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि इस स्थिति के अंदर आवेशों का त्वरण किसी पिंड के मुक्त पतन के त्वरण से कई गुना अधिक होता है, कई गुना अधिक होता है। इसलिए गुरुत्व त्वरण को नगण्य माना जाता है इस तरीके की विवेचना में। बात समझ में आएगी। चलिए, तो ये त्वरण निकाल लिया मैंने। त्वरण निकालने के बाद में मेरे को क्या करना था, समय निकालना था। तो अब हम समय निकाल रहे हैं। समय कैसे निकालेंगे समझिए। समय के लिए मैं लिखूंगा S = UT + ½ AT²। ये लिखूंगा, u का मान तो 0 है तो ये हो जाएगा S = ½ AT²
टी स्क्वायर। आपकी बुक की माने तो उसने एस की जगह क्या लिखा है, एच लिखा है बच्चों। तो ये कितना हो गया, 2h डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t बराबर क्या होगा देवताओं, 2h डिवाइडेड बाय a की जगह a ई लिख दूँ क्या? अरे ये क्लियर है ना, ये a और e छोटा लिखते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं निकाल रहा हूँ, बताओ भाई खुद कर लोगे नहीं कर लोगे अब? अरे कर लोगे नहीं कर लोगे देवताओं? क्या होगा, 2 h का मान 1.5 गुणा 10 की घात क्या, -2 भाग ए कितना है रे, अभी निकाला था ना, 32/91 गुणा 10 की घात 16। ठीक है, प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आए उसको किस में लिख लीजिएगा, सेकंड में। ठीक है, पता चला क्या, ये क्लियर हुआ? ये किसके लिए काम किया हमने, इलेक्ट्रॉन के लिए काम किया। किसके लिए काम किया, इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको उतार लीजिए, फिर मैं प्रोटॉन के लिए भी जल्दी से करवा देता हूँ। प्रोटॉन में इतना टाइम नहीं लगाएंगे भाई, जल्दी से उतारो इसको, फिर प्रोटॉन के लिए काम करते हैं। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे ना बच्चों? हाँ, तो अब प्रोटॉन के लिए काम करना चालू करते हैं। प्रोटॉन के लिए वो रामायण तो ऐसी की ऐसी ही है, बस द्रव्यमान चेंज करना पड़ेगा प्रोटॉन के लिए। देखो ओ, जल्दी से काम करते हैं प्रोटॉन के लिए। लिख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए था, ऊपर लिख लेना इलेक्ट्रॉन हेतु। ठीक है, और अब काम कर रहे हैं प्रोटॉन के लिए। देखो अब तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी पता होना चाहिए, कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, या 1.67 लिखते हैं ना अपन नॉर्मली। हाँ देखो 1.67 होता है वैसे, है ना, आप 6-7 यूज करेंगे। काम करता हूं मैं, तो ये मैं लिखूंगा एम ए बराबर क्या, क्यू ई। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। प्रोटॉन के लिए ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होता है, विद्युत क्षेत्र ई ही है, बस यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। कैलकुलेट करो प्रोटॉन का द्रव्यमान एपी कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19। फिर ई का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की घात 4 बटे कितना, 1.67 गुणा 10 की घात -27। ये ऑल एंड ऑलमोस्ट काट देता हूँ, ऑलमोस्ट काट रहा हूँ, थोड़ा बहुत नीचे मान रहेगा भैया, 1.01 या 1.02 के आसपास आएगा, ये सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक मान लेता हूँ, 1.01 को एक मान लेते हैं, तो ये लगभग बोल रहा हूँ देवताओं, लगभग ये त्वरण कितना होगा, लगभग होगा 2 गुणा 10 की घात कितना रे देवताओं, ये इसको ऊपर लेकर जाऊँ, 31 हो गया क्या, ये 31 हो गया, और 31 में से किसको घटाओ, 19 को, 11 में से 9 गए, 2 में से गया 12। ये लगभग है इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैलकुलेट कर लीजिएगा आप अच्छे से, मैं लगभग बता रहा हूँ आपको। ठीक है, काट के देख लीजिएगा, जो आएगा वो लगभग आपको इसके आसपास में मिलेगा, ये 10 की घात 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास में। ठीक, ये प्रोटॉन का त्वरण। तो प्रोटॉन के लिए समय का मेथड तो यही होगा, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो समय कितना आएगा, तो t बराबर देखो √2, h का मान कितना, वापस से 1.5 गुणा 10 की घात -2 भाग त्वरण कितना था रे, 2 गुणा 10 की घात क्या, 12। सॉल्व कर लीजिए बच्चों। वीडियो ऑफ हो गया और मैंने एक सवाल उसके बाद में और करवा दिया। आपने लास्ट देखा होगा, वो टी सॉल्व कर रहा हूँ, और लगा लीजिएगा, मात्रक लगा लीजिएगा, वैल्यू अपन को पता चली गई है, वैल्यू पुट करनी थी, सॉल्व करना था और काम खत्म। इवन शायद मेरे हिसाब से सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा होता है ना, तो आप कर लोगे, मेरे हिसाब से काम हो जाएगा वो। तो एक सवाल और करवा दिया था, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करवा चुका हूँ और वापस से करवाऊँगा। अब ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है। चलिए ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1.9 एक बार के लिए सामने लिखा हुआ है, मैं जल्दी से रीड आउट कर देता हूँ, फिर इसको मिटा करके अपन काम करेंगे। देखो क्या बोल रहा है वो, 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण 10 की घात -8 कूलाम तथा माइनस का है, 10 की घात -8 कूलाम है,
एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। चित्र 1.14 में दर्शाए गए अनुसार बिंदुओं A, B तथा C पर विद्युत क्षेत्र परिकलित कीजिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C। हाँ भाई, सवाल बहुत इजी है, एक बार के लिए देख लीजिए। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसका डायग्राम, अभी तक दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, और अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो दो आवेश हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, है ना। इसकी एक एक सिचुएशन को काम करेंगे। भाई मैं सिचुएशन फर्स्ट काम कर रहा हूँ, मतलब केस फर्स्ट की बात कर लीजिए। केस फर्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, और दोनों ही आवेश परिमाण में समान है। प्रकृति में अलग अलग हो सकते हैं, ये प्लस का है और ये कैसा है, माइनस का है, लेकिन परिमाण में दोनों आवेश क्या है, समान है। इन दोनों आवेशों के बीच की ये जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 0.1 मीटर है, जिसे मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है ये बात। अब यहाँ पर कोई बिंदु A है, पहला केस सॉल्व कर रहे हैं। A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। A बिंदु कितनी दूरी पर है, तो ये मान लीजिए R1 दूरी है, और ये दूरी क्या मान लेता हूँ मैं, R2 मान लेता हूँ। और गौर करो बिल्कुल बीचों बीच में है, तो इसका मतलब R1 और R2 भी बराबर होंगे, और किसके आधे होंगे, R के आधे होंगे। यही होगा, R/2 होगा, है ना। चलिए विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे A पर, तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक प्लस का आवेश परीक्षण आवेश को सदैव क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो ये E1 विद्युत क्षेत्र। जबकि एक माइनस का आवेश परीक्षण आवेश को सदैव आकर्षित करेगा, तो ये E2 विद्युत क्षेत्र। आप गौर करें ये दोनों ही क्या है, एक ही दिशा में है, तो जुड़ेंगे। जब मैं परिमाण में काम करूंगा डायरेक्ट जोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम जब ये सॉल्व कराया था, मतलब अभी जब सॉल्व किया था, मैंने सदिश रूप में भी काम किया था। अब इसे सिर्फ परिमाण में करेंगे, देखो क्या होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन को लिखना पड़ेगा E = E1 + E2, और A बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो तो EA लिख लो, ठीक। आप चाहें तो E1 और E2 के लिए मैं कैलकुलेशन और बता देता हूँ। E1 के लिए आप लिखेंगे कि Q1 डिवाइडेड बाय, दूरी देखो E1 के लिए ये है R1, है ना, और R1 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R/2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, देखो भाई 4K Q1 डिवाइडेड बाय R²। होगा, नहीं होगा, होना चाहिए। ऐसे ही आप किसके लिए कैलकुलेशन करोगे, E2 के लिए भी कर सकते हो। E2 के लिए कितना होगा, K Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, और R2 भी सेम ऐसा का ऐसा R/2 है, तो ये भी आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4K Q2 डिवाइडेड बाय R², ऐसा ही आएगा। ठीक है, चलिए हम तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने बोला E1 और E2 दोनों जुड़ जाने चाहिए। E1 का मान कितना, 4K, ये पहले ही सॉल्व करके लिख लिया हमने, 4K Q1 डिवाइडेड बाय R² प्लस 4K Q2 डिवाइडेड बाय R²। आपकी बुक में सॉल्यूशन अलग हो सकता है, लेकिन आंसर तो वही आएगा। ठीक, कितना हो जाएगा भाई, Q1 और Q2 क्या है, बराबर हैं, तो फिर इन दोनों को भी अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना होएगा, 8K Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, या R का स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। 8 K का मान 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 10⁻⁻8 डिवाइडेड R 10⁻⁻1, और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻⁻2, 72 हो जाएगा कि 72। ठीक है, और ये घात देखो 10⁻1 हो गया, ये ऊपर गया तो 10⁻2 हो जाएगा, टोटल कितनी 10⁻3 हो जाएगा, तो 72 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। पता चला गया। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सिंपल कराने की कोशिश की थी। E1 और E2 का फॉर्मेट तैयार कर लिया और लास्ट में जाकर के उनकी वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। बताओ सिंपल है नहीं है। ठीक, कहाँ पर निकाला, A बिंदु पर निकाला। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड, अब B बिंदु पर ज्ञात करना है। B बिंदु कैसा, ये यहाँ पर आवेश Q1 है और यहाँ पर आवेश क्या है बच्चों, Q2 है। ठीक, और ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का।
एक यहां पर कोई बिंदु क्या है, बी है। ठीक, ये बी बिंदु 0.05 मीटर की डिस्टेंस पर है, किससे, Q1 से, और इससे कितनी डिस्टेंस पर होगा फिर, आंसर है 0.05 में 0.1 ऐड कर दो, कितना, 0.15 मीटर। बताओ भाई मेरी मैथमेटिक्स ठीक है क्या, ऐड ही तो करना था। चलो ये कितना, ये डिस्टेंस, ये भी तो ध्यान रखो। चलो ये 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर में 0.05 ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। अब गौर कीजिए, इस वाले डिस्टेंस को मैं R1 लिख रहा हूँ और इस वाले से मैंने इसको लिख दिया R2 डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये मेरे हिसाब से हुआ। तो मैंने लिखा, इस बार अलग अलग काम है भाई। R1 का मान तो है कितना, 0.05 मीटर, जिसे मैं लिखना चाहूँगा 5 × 10⁻² मीटर, ठीक है। जबकि R2 की अगर बात की जाती है तो ये है कितना, 0.15 मीटर, जिसे लिखा जाएगा 15 × 10⁻² मीटर। डन। अब विद्युत क्षेत्र देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, Q1 आवेश प्लस का है, परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ये विद्युत क्षेत्र E1। जबकि ये वाला जो है माइनस का आवेश है, परीक्षण आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा इस तरफ। दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो एक में से दूसरे को घटाओ, ज्यादा में से कम वाले को घटाओ, ज्यादा कौन सा। चलिए, तो जो आवेश पास में होगा उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा, जो आवेश दूर होगा उसका विद्युत क्षेत्र कम। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। दूरी ज़्यादा, विद्युत क्षेत्र कम, दूरी ज़्यादा, विद्युत क्षेत्र कम, तो ये दूरी ज़्यादा है, विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के E1 ज़्यादा है, E2 कम है, परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 में से E2 को घटाओगे, ठीक है। चलो, E1 की कैलकुलेशन क्या होगी और E2 की कैलकुलेशन क्या होगी, वो हम एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा बच्चों, E रिजल्टेंट या फिर B पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होगा, E1 में से घटाया जाएगा किसको, E2 को, ठीक है। E1 के Q1 डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग, इस बार R1 दूरी है तो R1 का स्क्वायर, माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, ठीक है। Q1 और Q2 क्या है, समान है, तो क्या लिए जा सकते हैं, कॉमन लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। चलो मान रखो, K का मान कितना, 9 × 10⁻9, Q1 का 10⁻⁻8, 1/R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू देखो कितनी है, 5 × 10⁻−2 और इसका क्या बच्चों, स्क्वायर, माइनस R2 का मान कितना, 15 × 10⁻−2 और इसका क्या बच्चों, स्क्वायर। बताओ कैलकुलेशन खुद कर लोगे क्या, बता देता हूँ मैं। ये 5 का स्क्वायर तो 25 और ये 10⁻4 हो जाएगा। ऐसे ही 15 का स्क्वायर 225 और ये 10⁻4, 10⁻4 इधर भी आएगा, 10⁻4 इधर भी आएगा, कॉमन उठा करके बाहर ले लूँ क्या। चलो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 9 × 10 कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, बटे यहाँ से क्या कॉमन लिया, 10⁻4 को, अंदर क्या बच रहा है, 1/25 में से 225 को घटा देना, दे होता हूँ 1/225 को। सॉल्व कर लोगे क्या, लघुत्तम कितना लेना, 225 ले लीजिएगा, ये 9 बार और ये 1 बार हो जाएगा, 8/225 आएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, 8/225 आएगा। तो ये 9 × 10⁵5 × 8/225। अब आगे आपको सॉल्व करना है भैया, मैंने इतना सॉल्व कर दिया है, मात्रक न्यूटन पर कूलाम लगा दे रहा हूँ, आगे वाली कैलकुलेशन आपके भरोसे है। क्लियर हुआ, ये सिंपल सा टास्क है, बस मैथमेटिक्स में दिक्कत कर दी ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। मैथमेटिक्स को संभाल करके रखना, बस कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कैसे काम करना है। चलिए, इसका लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में कैसे काम करना है ये उतार लो और मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, पता चले वापस ऑफ हो गया हो। ठीक दिखाई दे रहा है।
चलो आगे काम करते हैं ना। देखो इसका सी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, Q1 आवेश, Q2 आवेश, दूरी 0.1, और ये A बिंदु है और यहाँ पर C बिंदु है ना, जो A बिंदु से गुजर रहा है, ये C पॉइंट। अब ये C पॉइंट की दूरी जो है यहाँ से 0.1 है और ये भी 0.1 है, 0.1 दूरी है, और ये दूरी भी 0.1 है। अब गौर कीजिए Q1 आवेश प्लस का है और ये माइनस का, प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा जाएगा ये, जबकि माइनस का आवेश आकर्षित करेगा तो विद्युत क्षेत्र ऐसा, ऐसा ही है क्या। दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। एक मेथड आपकी बुक वाला है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ, वो मैं समझा देता हूँ। ये 0.1 दूरी, ये भी 0.1 मीटर की दूरी और ये भी 0.1 मीटर की दूरी, सारी दूरियां बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो फिर ये वाला कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये वाला कोण भी 60 डिग्री का। ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ूंगा बच्चों, समझिएगा। आपकी बुक ने घटक को यूज़ किया है, हम बोलते हैं एक इधर है एक इधर है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। बीचों बीच का मतलब भी समझिए, ये पूरा कोण ये E1 से लेकर E2 तक 120 डिग्री का होगा, बहिष्कोण है भाई। 180 में से 60 को घटाओगे तो कितना आएगा, 120, और परिणामी इन दोनों के कैसे जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच से। बताओ बीचों बीच से क्यों गया, रीज़न ये है E1 और E2 दोनों ही क्या है, समान है। E1 और E2 समान क्यों है, आवेश Q1 और Q2 परिमाण में समान है और ये दूरियां भी समान हैं। जब दूरी समान हो, आवेश समान हो, तो विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। ठीक है, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र भैया वो बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, तो हमने बोला कि अगर ये 60 डिग्री है तो फिर ये ऊपर वाला भी 60 का होगा, मतलब अगर ये थीटा मानूं तो फिर ये भी थीटा है, और अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा है, तो फिर ये वाला भी थीटा होगा। बताओ भाई क्यों, तो ऊपर वाला तो हम बोलेंगे संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है ना। समांतर भुजाओं को जब काटती है तो एक ही खंड की तरफ बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ये एकांतर कोण है, पता चल गया कि तो थीटा का मान कितना है, 60 है। फिर E1 का थीटा से जुड़ा हुआ घटक कौन सा, E1 कोस थीटा, और E2 का भी जुड़ा हुआ घटक थीटा से क्या होगा, E2 कोस थीटा। दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं क्या, तो E परिणामी होगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 और E2 परिमाण में समान है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2E1 कोस थीटा, और कोस थीटा का मान कितना, कोस 60 है, और कोस 60 का मान होता है कितना, 1/2, यही होता है मेरे हिसाब से, देख लीजिएगा, और 1/2 ही होता है वैसे। चलिए, तो ये डन हो गया, 1/2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2E1 इंटू कोस 60, कोस 60 का मान 1/2 रख दूँ तो 2E1 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये किसके बराबर आएगा, E1। खत्म, बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा, बुक वाला वाकई में सिंपल था। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, K आवेश Q1 डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी, ये 0.1, Q1 आवेश 10⁻⁸ रखो और काम खत्म करो। बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। एक तरीका ये, दूसरा क्या बच्चों, दो सदिश और दो सदिशों के बीच में कोण है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या लिखते थे आप, R इज टू, या परिणामी सदिश क्या होता था, P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा। बताओ यही था क्या, यही था। लेकिन इस बार कोस थीटा कौन सा होगा बच्चों, ये पूरा 120 डिग्री, दोनों के बीच में, P और Q के बीच का कोण। P की जगह लिखेंगे E1, Q की जगह लिखेंगे E2। तो ये फॉर्मूला मेरे लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र का होगा कुछ ऐसा,
क्या, अंडर रूट, समझना E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। E1 और E2 दोनों क्या है, परिमाण में समान हैं, ठीक है। तो इसकी जगह भी मैं E1 का स्क्वायर लिखूंगा, इसकी जगह भी मैं E1 का स्क्वायर लिखूंगा, और E1 इंटू E1 वापस से E1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये cos 120, cos 120 का मान सदैव ध्यान में रखना 1/2 होता है माइनस का, जबकि साइन 120 का मान कितना होता है, ये नॉर्मली यूज्ड है √3/2 लेकिन प्लस का, ठीक है। cos 120 का माइनस का 1/2 और साइन 120 का √3/2, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार यूज होगा फिजिक्स में, कॉमन है ये, 11th में भी आपने देखा होगा कि यही कोण यूज होते हैं। चलिए, तो ये जब मान रखोगे वापस से सॉल्व करोगे, इससे भी कितना आएगा, E1 ही आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ से उठा के करो, चाहे यहाँ से उठा के करो, काम तो वही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक सवाल और है बच्चों, एक सवाल और है, वो और करवाऊँगा। चलिए इसको उतारो जल्दी से, मैं वीडियो को चेक करता हूँ, रुक तो नहीं गया है, उसके बाद में काम करते हैं। सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्वाइप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपकी ही बुक का है, लेकिन अतिरिक्त सवालों में से एक है। कौन से सवालों में से एक है, अतिरिक्त सवालों में से है ना। आपकी बुक के अंदर कुछ चॉइस सवाल तो सीधे सीधे दे रखे हैं, और फिर अतिरिक्त सवाल है एक, और वो अतिरिक्त सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। अतिरिक्त में हायर थिंकिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सवाल सिंपल था इसलिए करवा रहा हूँ। हाँ भाई देखो क्या बोल रहा है, तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है। तो एक तेल की बूंद है और उस पर कितना आवेश है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन इधर, उस पर आवेश जो है वो 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, 12e है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश है। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम में संतुलित अवस्था में है। अगर कोई भी पिंड संतुलित अवस्था में है, मतलब उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जितना उस तेल की बूंद पर नीचे की ओर बल लग रहा होगा, गुरुत्वीय बल, उतना ही विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर की ओर भी बल लग रखा होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि ये तेल की बूंद, इस तेल की बूंद पर अगर नीचे की ओर mg बल कार्य कर रहा है, जो कि स्वाभाविक है करेगा, वो बोल रहा है कि उसे विद्युत क्षेत्र संतुलित कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ऊपर की ओर लगना चाहिए, ठीक है। और ये बल कितना होगा, आंसर है Q × E या फिर E × E, ठीक है, संतुलित करता है। यदि तेल का घनत्व मतलब रो 1.26 × 10⁻⁻, कितना बोल रहा है, 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो, तो फिर बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या ज्ञात करनी है, बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हम कॉन्सेप्ट ध्यान में रख रहे हैं, अगर कोई चीज़ संतुलन में है तो जितना बल नीचे की ओर उतना का उतना ऊपर की ओर। तो फिर मैं लिख रहा हूँ कि Fe बराबर mg के तुल्य होना चाहिए। Fe कितना, इलेक्ट्रॉन पे है QE, तो इसको लिखा जाएगा E × E। m, अब भैया m द्रव्यमान नहीं दे रखा, लेकिन निकाला जा सकता है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। चूंकि बूंद है, बूंद गोला होती है, तो गोले का आयतन कितना, 4/3 πr3, आयतन गुणा घनत्व, ये इंटू क्या जी, बताओ ठीक है क्या, बताओ। अब क्या बोल रहा है ये, निकालो क्या, त्रिज्या। तो मैं r³ का फॉर्मूला बनाता हूँ, तो r³ ऐसा का ऐसा इधर,
इसको उठा करके इधर लेकर के आए तो ये कितना हुआ 3e कैपिटल ए। फिर नीचे भाग किसका लगे 4 पाई का, आर तो इधर ही रह गया, रो और जी का। बताओ भाई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा क्या ये 3e कैपिटल E डिवाइडेड बाय 4 पाई रो जी। सारी वैल्यू दे रखी है, बस आपको कैलकुलेट ही करना है। तो मैथमेटिक्स आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। E 1.6 गुणा 10 की घात -19 रख लीजिएगा। थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, Q ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये QE लिखें क्योंकि उसके पास में 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है। तो Q का मान कितना रखोगे बच्चों, 12e रख लीजिएगा। Q का मान कितना रखना है हमें, 12e रखना है। ठीक है, तो 12e यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा ये उतार लीजिएगा Q की जगह। E का मान कितना दे रखा है, ये उतार रहा है। फिर 4 पाई तो ऐसा कैसा, रो का मान देखो दे रखा है। G का मान 9.8 यूज़ कर लो अथवा 10 यूज़ कर लीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा। त्रिज्या जो भी आएगी किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, सवाल देखो बहुत सिंपल था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्या है समझ में आई होगी। वीडियोज़ अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अभी तक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।